जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। ठीक, और दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग लाइव आ जाएंगे और वीडियो को सभी लोगों को सब्सक्राइब भी, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, और चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का ये वीडियो। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर, जो कि हमारी रोज टेस्ट सीरीज चलती है। और जितने भी हमारे साथी नहीं जुड़ पाए हैं अभी तक ग्रुप से, वो ग्रुप से जुड़ जाएं। अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपको नंबर दिया जाता है 9098609291। ये नंबर है, इस नंबर पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है, तो व्हाट्सएप ग्रुप की आपको लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो सभी लोग जरूर जुड़ें। और स्टार्ट होता है आज का ये वीडियो। आपसे सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक बताना है और 4 विकल्प आपके सामने मौजूद हैं। चलिए, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपके विकल्प हैं कुंतक, आचार्य भामह, क्षेमेंद्र या फिर आचार्य वामन। तो प्रश्न क्रमांक 61 में हमें उत्तर बताना था और अलंकार संप्रदाय हमसे पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो आचार्य वामन हैं ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। आचार्य कुंतक जो हैं ये वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और जो क्षेमेंद्र हैं ये औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। और अलंकार संप्रदाय की जब बात आती है तो भामह को याद किया जाता है, यानी कि उत्तर आपका क्या होगा, विकल्प नंबर बी होगा। और जो भी दोस्तों ये जो मैंने पूरे संप्रदाय आपको ट्रिक से पढ़ाए हैं, सिद्धांत आपको ट्रिक से पढ़ाए हैं, दर्शन आपको ट्रिक से पढ़ाए हैं, ठीक है, तो वो वीडियो जरूर देखेंगे। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि कौन सी रचना के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों हिंदी में सर्वप्रथम माखनलाल चतुर्वेदी को मिला। और इसकी रचना बतानी है कि वो रचना कौन सी है, और सन भी आपको याद करवाया था मैंने, वो सन कौन सा है वो भी आपको बताना है। तो हिम तरंगिणी के लिए मिला, हिम किरीटनी के लिए मिला, कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला, आंगन के पार द्वार के लिए मिला। किसके लिए मिला माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार। और मैंने साहित्य अकादमी पुरस्कार वाली जो रचना है दोस्तों पूरी की पूरी करवा दी है ना। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि जो हिम तरंगिणी इनकी रचना है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, हिम तरंगिणी। और दोस्तों ये हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में, है ना, बचपन से लेकर 55 तक हम माखन खाते हैं, माखन, तो 55 में इन्हें क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, और कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद ये सुमित्रानंदन पंत की है, सुमित्रानंदन पंत की है कला और बूढ़ा चांद, सभी लोगों को पता है। और इन्हें 1960 में मिला था, 60 में, कला और बूढ़ा चांद के लिए। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। अगला है शब्दार्थौ काव्यम, यह परिभाषा किसने दी है। शब्दार्थौ काव्यम वामन ने दी है, मम्मट ने दी है, रुद्रट या फिर भामह ने दी है। किसने ये परिभाषा दी है, शब्दार्थौ काव्यम, काव्य की परिभाषा दी है, तो ये किसने दी है। बहुत ही बढ़िया परिभाषा है और सभी लोगों को बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर जो होगा प्रश्न क्रमांक 63 का वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका सही आंसर होगा शब्दार्थौ काव्यम। ये परिभाषा कई बार पूछी गई और कई बार पूछी गई तो वो रुद्रट की है, रुद्रट
है ना। कभी कभी दोस्तों आप ऐसे शब्द बोल देते हो, शब्द ऐसे बोल देते हो कि लोग कैसे हो जाते हैं, रुद्र, है ना, रौद्र हो जाते हैं, रौद्र, क्रोध आ जाता है। तो रौद्र नहीं होना है, ऐसे शब्दों का जो है नहीं बोलना है। तो शब्दार्थ काव्यम, शब्दों का अर्थ ही काव्य है, इस प्रकार से इन्होंने बताया। तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, रुद्रट्स आपका है। और अगला क्वेश्चन है, काव्य को 15वीं विधा मानने वाले जो विद्वान हैं वो विद्वान कौन से हैं दोस्तों। काव्य को 15वीं विधा मानने वाले विद्वान कौन से हैं? राजशेखर हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर आचार्य विश्वनाथ हैं। कौन है काव्य को 15वीं विधा मानने वाले ऐसे आचार्य कौन हैं, ये चीज बतानी है। बात कर लेते हैं रामचंद्र शुक्ल की। रामचंद्र शुक्ल की दोस्तों, तो रामचंद्र शुक्ल आपको पता है श्रेष्ठ आचार्य माने जाते हैं रामचंद्र शुक्ल जी, और इनके जो कथन है वो हर एग्जाम में 1-2 कथन आप अवश्य पूछे जाते हैं, ठीक है। और विश्वनाथ की बात करें दोस्तों कि हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास इन्होंने ग्रंथ लिखा है विश्वनाथ जी ने, आचार्य विश्वनाथ ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी की तो बात आपको निराली है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर तो एक युग का नाम पड़ गया, द्विवेदी युग, ठीक है। और काव्य को 15वीं विधा जो माना है वो राजशेखर ने माना है, यानी आपका उत्तर ए नंबर बिल्कुल सही होगा। राजशेखर 15वीं विधा मानने वाले हैं काव्य को, और ये नंबर बिल्कुल सही होगा, और ये हमेशा एग्जाम में पूछा भी जाता है, ठीक है। आचार्य भरत ने सर्वप्रथम अपने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है दोस्तों? अलंकारों का बताना है। प्रश्न क्रमांक 65 का उत्तर, 65 का उत्तर क्या होगा? तो आचार्य भरत ने सर्वप्रथम अपने नाट्य शास्त्र में कितने अलंकारों का उल्लेख किया है, ये अलंकार बताना है दोस्तों, है ना। वैसे हम पढ़ लेते हैं शब्दार्थ, शब्दालंकार, अर्थालंकार, इनको पढ़ते हैं, लेकिन आपसे पूछा जाता है कि भरत मुनि ने, है ना, इन्होंने रस तो कितने रसों का वर्णन किया? 8 रसों का किया। लेकिन अब आपसे पूछा जाता है कि इन्होंने अलंकारों का कितना वर्णन किया है? तो खुशी शर्मा जी ने बिल्कुल सही आंसर बताया है कि 4 प्रकार के अलंकारों का इन्होंने उल्लेख किया, यानी कि जो विकल्प नंबर आपका ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। अगला बताना है दोस्तों, ध्वन्यालोक के टीकाकार कौन है? ध्वन्यालोक के टीकाकार बताना है। और ये जो ध्वन्यालोक है ये रचना किसकी है? आनंदवर्धन साहब की। लेकिन ध्वन्यालोक के जो टीकाकार हैं वो कौन है ना। औचित्य संप्रदाय अपन ने पढ़ा था क्षेमेंद्र, वक्रोक्ति संप्रदाय पढ़ लिया था कुंतक, है ना। और दोस्तों आपको बताना है कि ध्वन्यालोक के जो टीकाकार हैं वो कौन है? अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आनंदवर्धन की रचना है ध्वन्यालोक और इसके टीकाकार हैं अभिनव गुप्त, यानी बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन है दोस्तों? प्रथम गद्यकार बताना है। तो लल्लू लाल हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, भारतेंदु हैं, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ये 4 विकल्प में से हमें चयन करना है कि हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन माना जाता है। और प्रश्न क्रमांक 67 का आंसर बताना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर कौन सा हो जाएगा? और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अपना जो चैनल है इसे ज्वाइन बटन यूट्यूब द्वारा दिया गया है। और ज्वाइन बटन में क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें 3 प्लान रखे गए हैं, सिल्वर प्लान, गोल्ड प्लान और डायमंड प्लान, ठीक है। सिल्वर प्लान अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको 59 रुपये पे करना होता है, 59, जिसमें दोस्तों आपको सुविधाएं दी जाती हैं कि चैनल के द्वारा अगर दोस्तों आपको ऐसा कर दिया जाता है कि ये जो वीडियो है केवल हमारे जो YouTube मेंबर हैं वो ही देख पाएंगे, है ना। तो ऐसी सेटिंग कर दी जाती है और वो ही ज्वाइन मेंबर ही देख पाएंगे कुछ YouTube वीडियो, ठीक है। दूसरा, जो आप कमेंट करते हो आपका कमेंट बिल्कुल हाईलाइट दिखेगा, सबसे अलग कमेंट आपका दिखेगा। आपको इमोजी भी दिया जाएगा, जैसे स्टार इमोजी भी आपको दिया जाएगा। तो इस प्रकार से ज्वाइन बटन के ये 3-4 फायदे होते हैं। तो जो भी ज्वाइन बटन लेना चाहते हैं वो ज्वाइन बटन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और हिंदी का प्रथम ग्रंथ कौन था, गद्यकार कौन थे? गद्यकार पूछे जाते हैं तो वो लल्लू लाल थे, यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और इनकी एक रचना है दोस्तों कौन सी? प्रेम सागर है, ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? भुक्तिवाद बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, और ये मम्मट की है।
भट्ट लोलट की है, भट्ट नायक की है या फिर आनंदवर्धन की है। तो भुक्तिवाद की जो अवधारणा है वो किसकी है? प्रश्न क्रमांक 68 में हमें उत्तर बताना है। और 68 में जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? भुक्तिवाद की अवधारणा होती है, ये जो है वो किसकी है? भट्ट नायक की। हाँ, भट्ट नायक की है भुक्तिवाद, भट्ट नायक की है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भट्ट नायक। ठीक है, बी नंबर। और कुटज की रचयिता कौन है? कुटज की बताना है दोस्तों। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर भारतेंदु। तो कुटज के रचयिता कौन माने जाते हैं? 4 विकल्प है। मम्मट की काव्य प्रकाश है, वेरी गुड कुरैशी जी। और कुटज के रचयिता जो माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में हमने पढ़ा था कि शिरीष के फूल इनकी एक रचना है, शिरीष के फूल, अशोक के फूल, है ना। जब हमने समान नामों वाली रचनाएं पढ़ी थी तो तब पढ़ी थी शिरीष के फूल, अशोक के फूल, है ना। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। कुटज भी इनकी ही रचना है। और हिंदी साहित्य का आदिकाल भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, हिंदी साहित्य का दोस्तों आप पढ़ते हो उद्भव एवं विकास, है ना। उद्भव और विकास भी इन्हीं का है। हिंदी साहित्य की भूमिका भी इन्हीं का है, इन्हीं का ग्रंथ है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। और कुटज भी इन्हीं का है। ठीक है, तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, शेष कादंबरी की रचयिता कौन है? ये रचना तो कई बार पूछी गई है और इसका उत्तर आप सभी को पता होनी चाहिए। ठीक है, सहस्रा जी के लिए जो है दोस्तों इन्होंने क्या किया है? गोल्ड बटन इन्होंने खरीदा है, सहस्रा जी ने, बहुत बढ़िया। और शेष कादंबरी की रचयिता बताना है, इन्हें देखो स्टार मिला है। और प्रश्न क्रमांक 70 का उत्तर, और 70 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 70 का सी, यानी कि मृदुला गर्ग। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। शेष कादंबरी की रचयिता है मृदुला गर्ग। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल ने करुण रस का स्थायी भाव माना है तो किसे माना है? निर्वेद को माना है, गिलानी को माना है, दैन्य को माना है या फिर करुणा को माना है? और 4 विकल्प हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने करुण रस का जो स्थायी भाव माना है वो किसे माना है। और प्रश्न क्रमांक 71, और 71 का जो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल ने करुण रस का स्थायी भाव माना है करुणा। करुणा यानी कि आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, करुणा। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल ने करुण रस का स्थायी भाव करुणा को मान लिया। और ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लेखक हैं तो कौन है? श्रद्धाराम फुल्लोरी हैं, हरिऔध जी हैं, देवकीनंदन खत्री हैं या फिर बालकृष्ण भट्ट जी हैं। तो ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के लेखक कौन है? क्या हो जाएगा? और प्रश्न क्रमांक 72, और 72 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा हरिऔध। हरिऔध यानी कि जो आपका बी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं हरिऔध। तो शेष कादंबरी अलका सरावगी की भी है। हाँ, वेरी गुड, उमा देवी जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये जो रचना है वो अलका सरावगी की है, शेष कादंबरी। ठीक है, बहुत बढ़िया। 70 का 1 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अलका सरावगी की है शेष कादंबरी, इसको सुधार लेना। और रामचंद्र शुक्ल ने करुणा बताया है। ठेठ हिंदी का ठाठ ये हरिऔध जी की रचना है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला बताना, निम्न में से कौन सी भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी नहीं है? भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी कौन सी नहीं है? सिक्का बदल गया, जन्मभूमि, व्यथा, सरगम या फिर फांसी। भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानी कौन सी नहीं है? ये चीज बतानी है आपको। और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? फांसी। फांसी यानी कि जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो फांसी है, बाकी सिक्का बदल गया आपको कृष्णा सोप्ती की पता होगी, है ना।
ये जो है भारत पाक विभाजन पर आधारित है, जन्मभूमि भी भारत पाक विभाजन पर आधारित है, व्यथा भी भारत पाक विभाजन पर आधारित है। तो कौन सी नहीं है? फांसी नहीं है, और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर फांसी ये भारत पाक विभाजन पर आधारित नहीं है। और अगला क्वेश्चन है आपका कि भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार किसने माना? भारतेंदु जी को हिंदी का प्रथम निबंधकार मानने वाले जो विद्वान हैं वो कौन है? 4 विकल्प हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है, कि शिवदान सिंह चौहान, या फिर प्रताप नारायण मिश्र, या फिर बाल मुकुंद गुप्त ने माना। किसने माना हिंदी का प्रथम निबंधकार? और प्रश्न क्रमांक 74, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार जो मानने वाले हैं वो है शिवदान सिंह चौहान। कौन है? शिवदान सिंह चौहान। इन्होंने प्रथम निबंधकार माना है किसे? भारतेंदु जी को। और 74 का आपका बिल्कुल सही आंसर बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुम चंदन हम पानी निबंध के रचनाकार कौन है? शरद जोशी जी हैं, विवेकी राय हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, या फिर रमेश चंद्र साय हैं। कौन है? तुम चंदन हम पानी निबंध के रचनाकार, यानी कि प्रश्न क्रमांक 75 का उत्तर लिखना है। और तुम चंदन हम पानी जो निबंध के रचनाकार हैं वो हैं विद्यानिवास मिश्र, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्यानिवास मिश्र। ठीक है, बी नंबर। और अगला है, निम्न में से कौन सी रचना ब्रज भाषा की नहीं है? ब्रज भाषा की नहीं है तो कौन सी नहीं है? जानकी मंगल नहीं है, दोहावली, गीतावली, या फिर कवितावली। तो कौन सी रचना ब्रज भाषा की नहीं है? यानी कि 77 का उत्तर बताना है। और 77 ब्रज भाषा की जो नहीं मानी जाती, गीतावली है, दोहावली है, कवितावली भी है ना। लेकिन यहाँ पर मंगल आया है, मंगल, तो मंगल आया है तो वो कौन सी हो जाएगी? ये अवधी भाषा में हो जाएगी। बाकी यहाँ पर ब्रज भाषा में नहीं पूछा गया, तो नहीं है तो कौन सी नहीं है? जानकी मंगल नहीं है। ठीक है, मंगल 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 जानकी मंगल। ठीक है, और ये खंड काव्य भी है। और यहाँ पर बताना कौन सा खंड काव्य है? खंड काव्य परबे रामायण, दोहावली, पार्वती मंगल, या फिर विनय पत्रिका। तो खंड काव्य पूछा गया, तो खंड काव्य कौन सा है? पार्वती मंगल, है ना। पार्वती मंगल क्या है? खंड काव्य है, और आपका उत्तर होगा बी नंबर। ठीक है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक खंड काव्य माना जाता है तुलसीदास जी का। ठीक है, खंड काव्य। और विनय पत्रिका तो आपको पता है, और जो दोहावली है ये भी ब्रज भाषा में है। बाकी पार्वती मंगल और बरबे रामायण ये अवधी भाषा में है ना। तुलसीदास की मैंने रचना याद करवाई है, कौन सा खंड काव्य है, कौन सा महाकाव्य है, कौन सी रचना अवधी में है, कौन सी ब्रज में है, ये याद करवाई है। तो वो वाला वीडियो जिसने भी नहीं देखा है वो जरूर देख रहे हैं। किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? कई बार पूछा गया है दोस्तों प्रश्न, कई बार पूछा गया कि किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तुलसीदास जी को लोकायतन, पल्लव, या फिर कामायनी। तो किस रचना को जो है मैनिफेस्टो कहा जाता है? और एसजी हमारे ज्वाइंट मेंबर बन चुके हैं, और इन्होंने डायमंड प्लान खरीदा है एसजी ने, और इस प्रकार से हाईलाइट हो जाता है ना। देखें, मैनिफेस्टो कहा जाता है तुलसीदास को, पल्लव को, लोकायतन, या फिर कामायनी को। किसे कहा जाता है दोस्तों? और किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा पल्लव, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर। पल्लव को जो है छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। पल्लव आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पल्लव। ठीक है, अगला आपको बताना है दोस्तों, पंत की कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? पंत की रचना बतानी है कौन सी है अरविंद दर्शन से प्रभावित? स्वर्ण किरण है,
युगवाणी है, पल्लव है या फिर युगांत है? कौन सी रचना अरविंद दर्शन से प्रभावित है? और प्रश्न क्रमांक 80 का उत्तर बताना है। बहुत ही बढ़िया रचना है अरविंद दर्शन, और अरविंद दर्शन से जो प्रभावित है वो कौन सी है? स्वर्ण किरण। स्वर्ण किरण यानी कि ए नंबर, ये पूछी जाती है दोस्तों। आपको पता है कि स्वर्ण किरण हो, पल्लव हो, युगांत हो या फिर युगवाणी हो, है ना, ये दोस्तों आपकी क्या है, ये रचनाएं पूछी जाती हैं। और पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो तो कहा ही जाता है, ठीक है। और अरविंद दर्शन से जो प्रभावित है वो कौन सी है? स्वर्ण किरण है, ये नंबर, एक कई बार पूछा गया है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पंत की प्रगतिवादी रचना नहीं है तो कौन सी नहीं है? ग्राम्या, ग्रंथि, युगांत या युगवाणी? तो कौन सी रचना प्रगतिवादी रचना नहीं है? यानी प्रश्न क्रमांक 81 का उत्तर बताना है। दोस्तों आपको पता होगा कि जो पंत थे, सुमित्रानंदन पंत, इन्होंने एक रचना लिखी थी, कौन सी? युगांत। और युगांत रचना के माध्यम से इन्होंने छायावाद का अंत किया, यानी कि छायावाद का युग का अंत हुआ युगांत से। और प्रगतिवादी रचना यहाँ पर नहीं है पूछी गई, तो वो ग्रंथि नहीं है, ग्रंथि है ना। और एक पूछा जाता है कि किस रचना से छायावाद का युग का अंत माना जाता है, तो युगांत से माना जाता है। वैसे युग का अंत तो है ही, और युगांत जो रचना है ये पंत की है ना। ग्राम्या, युगांत, युगवाणी, ये रचना किसकी है दोस्तों? ये प्रगतिवादी मानी जाती हैं। बाकी ग्राम्या की अगर बात करें, ग्रंथि की बात करें, तो ये छायावादी मानी जाती है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और अगला है, निम्न में से पंत की छायावादी रचना नहीं है तो कौन सी नहीं है? पंत की छायावादी रचना बतानी है, तब युगवाणी नहीं है, गुंजन नहीं है, वीणा या फिर पल्लव नहीं है। यानी कि 82 का आंसर बताना है। और 82 में आपका छायावादी रचना हमने अभी पढ़ा है कि वीणा भी है, पल्लव भी है, गुंजन भी है, लेकिन कौन सी नहीं है? युगवाणी। युगवाणी यानी कि जो आपका ए नंबर है युगवाणी, वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। ए नंबर आपका सही होगा। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बादल को निराला ने बादल राग में किसका प्रतीक माना है? बहुत ही बढ़िया है यशवंत जी, क्वेश्चन बताना है आपको कि बादल को निराला ने बादल राग में किसका प्रतीक माना है? शोषक का, पूंजीपति का, क्रांति दूत का या फिर शोषण का? बादल को निराला ने बादल राग में किसका प्रतीक माना है? और बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, आपने निराला जी की पढ़ी होगी यथार्थवादी रचना तोड़ती पत्थर, है ना। संसार का सबसे शोक गीत बना होगा सरोज स्मृति, है ना। और दोस्तों यहाँ पर बादल राग माना है, तो बादल राग में किसका प्रतीक? तो क्रांति दूत का प्रतीक माना है। क्रांति दूत यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। क्रांति दूत का प्रतीक मानने वाले हैं तो वो है निराला जी बादल राग को। हिंदी का पहला उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा माना है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, है ना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, कैसा पूछ लिया गया? सबसे पहली बात तो हिंदी का पहला उपन्यास पढ़ा होगा आपने, परीक्षा गुरु को। लेकिन अब आपसे अगर पूछ लिया गया कि रामचंद्र शुक्ल ने कौन सा माना है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो हमेशा। तो आप याद रख लेना कि हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु को रामचंद्र शुक्ल ने ही माना है। किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने ही माना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा परीक्षा गुरु, और ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर, परीक्षा गुरु आपका ए नंबर बिल्कुल सही होगा। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? मॉरिशस में, नागपुर में या फिर भोपाल या फिर नई दिल्ली में? प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन बताना है दोस्तों, ये कहाँ पर हुआ था। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था प्रथम कहाँ पर? नागपुर में। कहाँ पर हुआ था? नागपुर। और आपका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, ठीक है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था।
और अगला क्वेश्चन है अद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं तो कौन है? शंकराचार्य हैं, क्षेमेंद्र हैं, रामानुजाचार्य हैं, विष्णु स्वामी हैं। अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? विकल्प बताना है, 4 विकल्प आपके सामने है। 86 का उत्तर बताना है, फिर आपका राइट आंसर क्या होगा? अद्वैतवाद मैंने आपको याद करवाए हैं दोस्तों, जितने भी संप्रदाय हैं, जितने भी आपके दोस्तों दर्शन हैं, ये सारे के सारे याद करवाए हैं। और एस रत्ती जी, एस जी और सहस्रा जी ये ज्वाइंट मेंबर हैं हमारे। सहस्रा जी भी हैं, एस जी भी हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। और अद्वैतवाद यानी शंकराचार्य, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। और एक मैं दोस्तों अपने 10-12 ज्वाइंट मेंबर हो जाएं उनके लिए स्पेशल क्लास रखूंगा अलग से, केवल ज्वाइंट मेंबर के लिए। तो 10 से 12 ज्वाइंट मेंबर अगर अपने हो जाएंगे तो केवल ज्वाइंट मेंबर के लिए अलग से क्लास, स्पेशल क्लास रखेंगे, ठीक है। और अद्वैतवाद के जो प्रवर्तक हैं शंकराचार्य हैं, और ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, शंकराचार्य, ठीक है, शंकराचार्य हैं। और दोस्तों रामानुजाचार्य की बात करें तो इन्होंने श्री संप्रदाय की प्रवर्तक माने जाते हैं। रामानुजा विशिष्ट अद्वैतवाद के भी माने जाते हैं, ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। और अगला है लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? लक्ष्मीपुरा रांगी राघव हैं, शमशेर बहादुर, शिवदान सिंह चौहान या धर्मवीर भारती हैं। कौन है लक्ष्मीपुरा नामक रिपोर्टाज के लेखक? और प्रश्न क्रमांक 87 और 87 का आपका बिल्कुल सही होगा लक्ष्मीपुरा। ये जो रिपोर्टाज है ये शिवदान सिंह चौहान का है ना, शिवदान सिंह चौहान। और आपको आपने पढ़ा होगा दोस्तों कि शिवदान सिंह चौहान ने जो है क्या किया है? शिवदान सिंह चौहान ने भारतेंदु जी को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है ना, किसने? शिवदान सिंह चौहान ने, ये तो आपको पता ही होगा। और लक्ष्मीपुरा नामक जो रिपोर्टाज है ये भी किसका है? शिवदान सिंह चौहान का ही है। तो बी नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। और ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? किस अपभ्रंश की कौन सी अवस्था से हुआ है? कौन सी अपभ्रंश से हुआ है? जल्दी से बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? अपभ्रंश से हुआ है अर्धमागधी से, सौरसेनी से, मागधी से, या फिर इनमें से कोई नहीं। शमशेर को कहा जाता है कवियों का कवि, हाँ, लेकिन यहां पर आपका सही होगा कि जो ब्रज भाषा है दोस्तों, ब्रज भाषा ये पश्चिमी हिंदी की भाषा है, पश्चिमी हिंदी की, है ना। और ब्रज भाषा का विकास अपभ्रंश की सौरसेनी से हुआ है ना, सौरसेनी से। तो वह नंबर आपका, सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, सी नंबर, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? आदिकाल की कौन सी नहीं है? रामचंद्रिका, पदावली, दोहा कोश या फिर पृथ्वीराज रासो? कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? हाँ, पूर्वी हिंदी अर्धमागधी से निकली थी और पश्चिमी हिंदी सौरसेनी से। वेरी गुड। और आदिकाल की नहीं है तो आपको पता है कि पदावली है, दोहा कोश है, पृथ्वीराज रासो भी है, लेकिन कौन सी नहीं है? रामचंद्रिका। और ये रामचंद्रिका कब की है? तो ये भक्ति काल की रचना मानी जाती है, भक्ति काल की, ठीक है। भक्ति काल की रचना कौन सी मानी जाती है? रामचंद्रिका। और पदावली, दोहा कोश, पृथ्वीराज रासो ये आदिकाल की हैं। और आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर, ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा दोस्तों? आदिकाल को अपभ्रंश काल जो नाम दिया वो किसने दिया? मिश्र बंधुओं ने, राहुल सांकृत्यायन ने, विश्वनाथ प्रसाद ने या फिर धीरेन्द्र वर्मा ने? तो किसने दिया? यानी कि प्रश्न क्रमांक आपका 90 का उत्तर बताना है। और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि अपभ्रंश काल जो कहने वाले हैं राहुल सांकृत्यायन ने, तो क्या कह दिया था? क्या कहा था राहुल सांकृत्यायन ने? और धीरेन्द्र वर्मा आपका बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर अपभ्रंश काल कहा है इन्होंने, धीरे से कह दिया, धीरे से, यानी कि आपका उत्तर होगा धीरेन्द्र वर्मा, ठीक है, धीरेन्द्र वर्मा। और डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा।
हाँ, छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है रामचंद्रिका को। बहुत बढ़िया। और अगला, वीर रस प्रधान रचना में गुण होता है तो कौन सा होता है? माधुर गुण, प्रसाद गुण, प्रसाद गुण होता है, ओज होता है, या इनमें से कोई नहीं? वीर रस प्रधान रचना में बताना है दोस्तों। और जब वीर रस की बात आती है तो उत्साह इसका स्थायी भाव है। वीर रस का उत्साह जो है स्थायी भाव है। और आपको पता है दोस्तों कि रीति काल में वीर रस में रचना करने वाला एकमात्र कवि था भूषण, है ना। और भूषण के कुछ वास्तविक नाम था क्या? घनश्याम। और मनीराम भी था इनका, मनीराम, ठीक है, मनीराम भी था। तो हाँ, सिद्ध सामंत युग कहा। और वीर रस प्रधान जो रचना में गुण होता है तो वो होता है ओज गुण। ओज यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ओज गुण, ठीक है। अगला है छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? स्वानुभूति की विवृत्ति, प्रकृति का मानवीकरण, सौंदर्य का साधन, या व्यक्त सत्ता का प्रत्यक्षीकरण। तो राइट आंसर, छायावाद की मूल चेतना किस शब्द समूह से अधिक व्यक्त होती है? तो किससे होती है? यानी कि 92 का उत्तर बताना है। और 92 का आपका बिल्कुल सही होगा, प्रकृति का मानवीकरण, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। छायावाद में दोस्तों प्रकृति का मानवीकरण किया गया। और छायावाद की मूल चेतना जिस शब्द से व्यक्त होती है वो है प्रकृति का मानवीकरण। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? आपने पढ़ा होगा दोस्तों 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता, है ना। ये दोनों ही रचनाएं हैं, तो वो किसकी हैं? और मैं जब तक आपको बता दूं कि रूप गोस्वामी की एक रचना है उज्ज्वल नीलमणि, है ना, उज्ज्वल नीलमणि है रूप गोस्वामी की रचना है। और ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है कौन सी? वर्ण रत्नाकर। और नाभादास की तो पता ही है आपको, भक्तमाल, है ना। तो 84 वैष्णव और 252 वैष्णव की वार्ता के जो रचनाकार होंगे वो कौन होंगे? गोकुलदास, गोकुलनाथ, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, गोकुलनाथ, ठीक है। और अगला है अवध विलास की रचनाकार कौन है? अवध विलास प्राणचंद्र चौहान है, लालदास हैं, विद्यानिवास मिश्र हैं, या फिर भारतेंदु हैं। यानी कि 94 का आंसर बताना है। और 94 यानी कि 94 का आपका बिल्कुल सही आंसर होगा अवध विलास। अवध विलास दोस्तों हम पढ़ते ना, अवध के लाल, है ना, अवध के लाल, अवध विलास। और अवध के लाल यानी कि लालदास, लाल, अवध के लाल, तो लालदास, ठीक है। और प्राणचंद्र चौहान की रामायण महानाटक है, रामायण महानाटक, ठीक है, प्राणचंद्र चौहान। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो आत्मकथा है वो कौन सी है? राजेंद्र प्रसाद। और एक गालिब छूटी शराब तो मैंने आपको याद करवाया था, एक गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया की है, गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया। सत्य की खोज, यही आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद की है, यानी बी का नंबर सही हो जाएगा। अर्ध कथानक तो आपकी बनारसी दास जैन की है, लेकिन मेरी जीवन यात्रा की बात आती है तो ये दो लोगों की है, यानी कि जानकी देवी बजाज की है, जानकी देवी बजाज। और राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम भी क्या है? मेरी जीवन यात्रा, ठीक है। सत्य की खोज राजेंद्र प्रसाद, गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया, और जो है अर्ध कथानक ये हिंदी की प्रथम आत्मकथा है और ये बनारसी दास जैन की है, ठीक है। तो सी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक माना जाता है तो भारतेंदु को, बनारसी दास को, शिवदान सिंह चौहान को, या फिर पदम सिंह शर्मा को किसे माना जाता है दोस्तों? रिपोर्टाज विधा का जनक, यानी कि प्रश्न क्रमांक 96 का जो आंसर है वो बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है शिवदान सिंह चौहान, यानी आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर बी, शिवदान सिंह चौहान, ठीक है। इन्हें रिपोर्टाज विधा का जनक माना जाता है। ये रिपोर्टाज विधा को आपको याद रखना है, ठीक है। याद रख लेना। अगला है निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? कृष्णदास, नाभादास, कुंभन दास, या फिर परमानंद दास। ये बतानी है, चार विकल्प हैं।
मेरी जीवन यात्रा वियोगी हरि की नहीं है, चेक करना थोड़ी सा अच्छे से, है ना। मेरी जीवन यात्रा वियोगी हरि की आत्मकथा का नाम नहीं है। मेरी जीवन यात्रा केवल 2 लोगों की है, जानकी देवी बजाज की है और आपकी राहुल सांकृत्यायन की, ठीक है। अच्छे से चेक कर लेना। कौन अष्टचाप का कवि नहीं है? अष्टचाप की स्थापना कब हुई? 1565 में हुई, ठीक है। अष्टचाप में 4 कवि आपके किसके? वल्लभाचार्य के, और 4 कवि दोस्तों आपके किसके थे? 4 वल्लभाचार्य के थे और 4 जो थे वो किसके थे? अब देखो बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि दास दास सब में लिखा है, दास यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, यहाँ पर भी आया, लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है कि जो नाभा दास है, नाभा दास, इनकी एक रचना है भक्तमाल, ठीक है, भक्तमाल। ये नाभा दास ही नहीं है अष्टचाप के, है ना। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, है ना। और कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, ये महादेवी वर्मा की है, भारतेंदु की है, रामचंद्र शुक्ल या फिर महादेवी वर्मा की है। किसकी रचना है? कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है। प्रश्न क्रमांक 98। प्रेम सिंह जी क्या बोल रहे हैं? नरेंद्र की आत्मकथा सत्य की खोज, नरेंद्र की नहीं, राजेंद्र प्रसाद की है सत्य की खोज, है ना। कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, यानी वी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कविता जीवन और जगत की अभिव्यक्ति है, यानी 98 का आपका बिल्कुल बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है निम्न में से रसवादी आचार कौन नहीं है? रसवादी आचार, रस संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय माना जाता है, ठीक है। और दोस्तों आपको बताना है कि नहीं है तो कौन नहीं है? शंकुक नहीं है, भट्ट नायक नहीं है, भट्ट लोलट या फिर बामन नहीं है। कौन नहीं है? रसवादी आचार कौन नहीं है? 4 विकल्प बताना है। यस जी, उत्तर क्या हो जाएगा? और आपको पता है दोस्तों कि शंकुक भी है, भट्ट नायक भी है, भट्ट लोलट भी है, लेकिन कौन नहीं है? बामन। बामन यानी सी नंबर, ये रसवादी आचार नहीं है और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे, ठीक।